मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आपने कहीं बार पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन पढ़ा जाता है तो आपने पढ़ा कि पार्ट बी की जो कैपिटल हुआ करती थी, जो समर कैपिटल थी, जो वेंटर कैपिटल थी, आपने पढ़ा ग्वालियर और इंदौर को 6-6 महीने के लिए इनको राजधानी बनाया जाता था। इतना आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैं कहूँगा कि अगर ये सब पढ़ लिया है तो इसको आज अपने माइंड से डिलीट कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे पढ़ा जाएगा और स्टेट पीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उस पर आज हम गहन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भाग 1, इसके बाद भाग 2 आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी शुरुआत होती है मराठा कालखंड से। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश और पेशवा का संघर्ष हुआ। नागपुर के राज सिंहासन पर अप्पा साहेब भोसले द्वितीय का राजपद था, यानी कि अप्पा साहेब भोसले सेकंड जो थे वह नागपुर के राजा थे। इस समय मध्य प्रदेश में जो पेशवाई थी, या कहें कि पेशवाओं के द्वारा जीते गए क्षेत्र मध्य प्रदेश में जो थे, जहां से चौथ कर वसूल किया जाता था, वो सभी का सभी क्षेत्र पेशवाओं के अधीन हुआ करता था। 1817 और 1818 आते आते महिदपुर का युद्ध और उसके बाद ब्रिटिश राज सत्ता जो है वो पेशवाओं के एरिया को हथियाना शुरू करती है। किस तरह से मंदसौर की संधि होती है समझिए। सबसे पहले आपको ब्रिटिश सरकार और पेशवा के संघर्ष से पहले आपको पेशवाओं के द्वारा जीते गए मध्य प्रदेश के क्षेत्र को देख लेना चाहिए। आइए, वो कौन सा क्षेत्र था। सबसे पहले आप देखें तो 1728 में बाजीराव पेशवा क्या करते हैं कि 28 मालवा के अर्ध परगनों को डिवाइड करते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि एक नींव पड़ती है मराठा सत्ता की। बाजीराव पेशवा ने कुछ क्षेत्र बांट दिया। पार्ट बी में वर्तमान का जो गायकवाड़ वाला एरिया है जो गुजरात में है, वो पार्ट बी का कभी पार्ट हुआ करता था, जिसको लेकर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। 28 अर्ध परगनों को यहां पर बांट दिया, यानी कि मराठा का यहां पर आधिपत्य हुआ। इसके बाद आपने देखा मोहम्मद शाह बंगस ने 1729 में जब बुंदेलखंड पर चढ़ाई की तो राजा छत्रसाल ने मदद ली थी बाजीराव पेशवा से। आपने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। 1729 में बाजीराव पेशवा आगे बढ़ते हैं और मदद करते हैं। इसके बदले में बाजीराव पेशवा को उपहार स्वरूप या कहें कि दत्तक पुत्र मानते हुए उनको बुंदेलखंड का बहुत सारा क्षेत्र प्रदान किया जाता है। यह क्षेत्र किसके अधीन हुआ? पेशवाओं के अधीन हुआ। सीधी सी बात है, अगर पेशवाओं के पास यह क्षेत्र गया है तो वहां से उनको रेवेन्यू प्राप्त होगा। समय के कालखंड बीतते गए, अंग्रेजी राज सत्ता काबिज होती है। आप बाजीराव पेशवा यहां से जा चुके हैं। पेशवाई जो चलती है वह नागपुर से चलती है। और अब हम बात करेंगे 1817 एंड 1818 की। ये वो कालखंड है जब अंग्रेजों ने मराठों के साथ संधियां की। महिदपुर में मराठों की एक बुरी हार होती है और ये लड़ी जाती है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम महिदपुर का युद्ध कहते हैं, या कहें कि एंग्लो मराठा युद्ध। महिदपुर में मराठा यहाँ पर बुरी तरह से पराजित होते हैं। महिदपुर जो वर्तमान में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1817 में महिदपुर की लड़ाई में हार का मुंह देखते हैं पेशवा, और 1818 आते आते पेशवाओं के साथ अब अंग्रेज सरकार संधि करती है। नागपुर के जो राजा थे वह अप्पाजी भोसले द्वितीय थे। इन्हीं के समय मध्य प्रदेश वाले भाग को हथियाना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। सबसे पहले इन्होंने 1818 में संधि की, जिसे हम होलकर की संधि कहते हैं। होलकर की संधि, और इसके बाद इसको नाम दिया गया मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में रही। होलकर राजाओं को यहाँ पर
संधि करने पे बाध्य किया गया कि आइए सिग्नेचर कीजिए, और आप कोई भी अंग्रेज हो या कोई भी राज सत्ता हो जो भारत से बाहर से आ रही है उसकी बात नहीं मानेंगे। हमने आपके साथ सिग्नेचर किए हैं तो हम जो कहेंगे वही होगा। हम इंदौर में आएंगे और वहां पर एक छावनी स्थापित करेंगे, महू छावनी को हम बनाएंगे। इसी कड़ी में जब संधि होती है तो होलकर राजवंश के जो दीवान थे तांत्या जोंग, तांत्या जोंग और ब्रिटिश अधिकारी जॉन मेलकम, इन दोनों के बीच संधि होती है 1818 की, और इस तरह से बहुत बड़ा जो क्षेत्र था पेशवाओं का वह अंग्रेजों के पास चले गया। अब होलकरों के पास भी कुछ नहीं बचा। और इसी कड़ी में 1818 में आपने महू छावनी कहीं बाहर पड़ा होगा, या कहीं कि महू छावनी की स्थापना किसने की थी, या कहीं कि महू को किसने खोजा था। अंग्रेज जानते थे कि होलकरों पर नियंत्रण करने के लिए सीधी सी बात है कि उनके पास में कोई छावनी स्थापित की जाए, और इसी कड़ी में 1818 में महू छावनी को स्थापित किया। जॉन मेलकम के नाम पर ही महू का नामकरण किया गया था, जिसको मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर के नाम से आप पढ़ते हैं उसके फुल फॉर्म को। तो महू को खोजा गया था सन 1818 में। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे कि आप देखेंगे गढ़मंडला वाला क्षेत्र, क्योंकि पहले कभी यह गोंड राजाओं के पास हुआ करता था, बट पेशवा यहां पर आक्रमण करते हैं और पेशवाओं के अधीन हो जाता है। बालाघाट चले जाता है, मंडला चले जाता है, छिंदवाड़ा चले जाता है, बैतूल चले जाता है। ये सभी का सभी एरिया पेशवाओं के पास था, और इनके पास से हत्या लिया अंग्रेजों ने, क्योंकि बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था अप्पा साहब भोसले को नागपुर में, या तो आप ये हमारा ब्रिटिश फ्लैग लगाइए आपके महल पे। और अप्पा साहब भोसले नहीं चाहते थे कि उनका वहाँ जो फ्लैग है उसको वो उतारे और ब्रिटिश राज सत्ता का फ्लैग लगाए। बार बार उनको प्रताड़ित किया गया अप्पा साहब भोसले को, पर अप्पा साहब भोसले नहीं झुके। अंत में ब्रिटिश राज सत्ता अपनी मनमानी करती और किले पर यह ध्वज फहरा देती, यानी कि इस फ्लैग को फहराती है। ध्वज फहराने का मतलब क्या हुआ पता है? आप बोलेंगे सर ये क्या जिद थी? तो मैं कहूंगा जिद नहीं थी, ये एक मार्ग था कि हाँ देखो आप प्रजा के सामने कि आपके राजा हमारे अधीन हो चुके हैं। तो इस तरह से भगवा ना लहराते हुए महल पे लहरा रहा था अप्पा साहब भोसले के महल पर ब्रिटिश राज सत्ता का ये ध्वज। आप हीरो बनकर आते हैं यहां पर बाजीराव पेशवा द्वितीय, प्रथम नहीं। बाजीराव पेशवा मदद करने के लिए अप्पा साहब के लिए आगे बढ़ते हैं, बट बाजीराव पेशवा को भी अंग्रेज प्रताड़ित करते हैं, इनके पीछे बार बार आर्मी लगा देते हैं। बाजीराव पेशवा इनसे परेशान हो जाते हैं और अंत में इनको भी सरेंडर करना पड़ता है असरीगढ़ किले के अंदर आकर। ब्रिटिश राज सत्ता के आगे बाजीराव सेकंड भी झुक जाते हैं और यहाँ पर सरेंडर करते हैं असरीगढ़ में, और असरीगढ़ में संधि करता है जॉन मेलकम जाकर। यह असरीगढ़ भी पहुंच जाएगा। इस तरह से अब पूरी तरह से कब्जा हो गया था ब्रिटिश राज सत्ता का, यानी कि महाराष्ट्र वाले भाग में, पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और बॉम्बे स्टेट जो था वह सभी का सभी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। और अब शुरुआत होती है आपके मध्य प्रदेश पुनर्गठन की। ये कहानी या कहें कि इस वास्तविकता से आपको अवगत होना बहुत जरूरी था, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने मध्य प्रदेश का गठन कैसे पढ़ा। स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश क्या था? देखिए, जैसे ही भारत आजाद होता है 1947 में, तो विलयीकरण किया जाता है, रियासतों का विलयीकरण करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल विलयीकरण पर चलते हैं, यानी कि सभी रियासतों को मिलाना चाहते हैं और एक मत करते हैं। आज का जो हमारा मध्य प्रदेश है वो पहले एक रियासत और ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासित था, यानी कि यहाँ पर जो रूल किया जाता था वह रियासतों के अधीन था और इस पर कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश शासन के द्वारा। 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान मूल रूप से लागू होता है और इसमें अनुसूची 1 में 4 प्रकार के राज्य बताए गए पूरे इंडिया में।
आप पार्ट ए पार्ट बी सिर्फ मध्य प्रदेश तक पढ़ते हैं, आपको जरूरत है कि पार्ट ए में कितने स्टेट शामिल थे ऑल ओवर इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था उसमें प्रोवाइड किया गया था 4 टाइप ऑफ स्टेट इन शेड्यूल। इसका मतलब यह था कि 4 प्रकार के राज्य प्रदान करता है भारत। और यह अनुसूची पूछी जाएगी आपसे अनुसूची 1 में। जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे अनुसूची 1 में यह बताया गया है 26 जनवरी 1950 को हमारा मूल रूप से संविधान लागू हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा भी है। अब वो 4 टाइप के स्टेट कौन कौन से थे? पार्ट ए आप पढ़ते हैं कि सर पार्ट ए मध्य प्रदेश, जी नहीं। चलिए पार्ट ए अभी के लिए देख लीजिए, आपका ये मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका पार्ट ए। क्या पार्ट ए एक ही था हमारे मध्य प्रदेश में? जी नहीं। पार्ट ए जो था यहां पर ब्रिटिश राज सत्ता के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। इसमें 9 स्टेट थी। यहां पर गवर्नर और स्टेट के जो असेंबली से जो आते हैं उनको रखा गया था। 9 स्टेट आती है पार्ट ए के अंतर्गत, जिसमें असम, इसके बाद आप देखिए बिहार, बॉम्बे स्टेट, ईस्ट पंजाब, मध्य प्रदेश, ये आ गया आपका, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इस तरह से आप देखेंगे कि 9 स्टेट जो थे वो पार्ट ए में थे। और एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा कि चलिए बताइए कि शेड्यूल 4 में पार्ट ए में कितने स्टेट शामिल थे? तो आप क्या आंसर करके आओगे कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही शामिल था? जी नहीं, पार्ट ए में 9 स्टेट थे। क्या याद रखना है? पार्ट ए में आप बताएंगे 9 स्टेट इंक्लूड थे, जिनमें आपको नाम बताया असम है, बिहार है, बॉम्बे है, ईस्ट पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल इसमें शामिल था, जिसमें से आप मध्य प्रदेश को ही पढ़ते हैं बस। इसके बाद हम पार्ट बी की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे पार्ट बी राज प्रमुख के द्वारा शासित था, यानी कि यहां पर किसी रियासत के राजा और उपराजा जो होंगे वह इसको चलाएंगे। इसमें भी 9 स्टेट शामिल की गई थी। इसमें देखेंगे आप हैदराबाद, एक जम्मू एंड कश्मीर, 2 मध्य प्रदेश, मध्य भारत, 3 मैसूर, 4 पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ये वाला पार्ट याद रखना है। स्टेट यूनियन है ना पंजाब में। राजस्थान देखिए आपके पास में ये रहा, सुरत्रा, ट्रेवनर, और कोचीन जो कि आपका यहां पर पड़ेगा, एंड विंध्य प्रदेश, और ये आपका विंध्य प्रदेश। तो इस तरह से यहां पर 9 स्टेट इंक्लूड थे। ठीक है, पीडीएफ पे मिल जाएगा, बिल्कुल आप मैप से खुद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट सी, पार्ट सी का जो कमान संभाली जाती थी वो चीफ कमिश्नर के द्वारा संभाली जाती थी, यानी कि एक राज्यपाल। इसमें 10 स्टेट शामिल थे, अजमेर, कोंकच और बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने पार्ट बी में कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप। तो इस तरह से आप देखेंगे पार्ट सी में 10 स्टेट इंक्लूड थी शेड्यूल 1 में, शेड्यूल टाइप 4 जो बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। पार्ट बी में कितने थे? 9 स्टेट थे। पार्ट ए में कितने स्टेट थे एमपी के साथ टोटल मिलाकर देखें तो 9 स्टेट थे। अब पार्ट डी की बात करते हैं, तो ये यूनियन की बात करें इसकी, तो यहां पर क्या होता है कि जनरल गवर्नर जो था, यहां कहे कि इंडियन प्रेसिडेंट जो थे
वह इसको शासित करते थे। अंडमान निकोबार जो था, यहां पर नियंत्रण किया जाता था गवर्नर के द्वारा, यानी कि जनरल गवर्नर, और उनके द्वारा नियुक्त यहां पर आर्मी चीफ हुआ करते थे। तो इस तरह से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी की शुरुआत होती है। डायरेक्टली नहीं होता है बेटा। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में मध्य प्रदेश का गठन कैसे पढ़ा जाए, तो फजल अली आए, वो बना दी आयोग वगैरह बना दिया, अभी नहीं बनेगा आयोग। पहले उसकी नींव कैसे रखा रही है वो तो देखिए आप। फिर यहाँ पर आप देखेंगे धीरे 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 जब आगे पढ़ेंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगेगी, और फिर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनकर जाएगा। फिर उसके बाद कमेटियां गठित की जाएगी। अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश है। पार्ट ए वाले भी खुश है, पार्ट बी वाले भी खुश है, पार्ट सी वाले भी खुश है, पार्ट डी वालों को तो कहना ही नहीं, मतलब वो तो बिल्कुल सात समंदर पार जैसा काम है उनका। वहाँ तो बिल्कुल एक गवर्नर के द्वारा शासित व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है, उनके द्वारा यहाँ पर प्रशासन चलाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल टेंशन फ्री, इनको भाषा को कोई लेना देना नहीं है। भाषा का सबसे बड़ा जो मैटर उठकर आएगा वो तो आंध्र प्रदेश से आएगा। तो ये बात का चैप्टर है। आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि स्टेट पीएससी में ऐसे तो प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, क्या था सेंट्रल प्रोविंसेस बरार और इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें मध्य भारत, मध्य भारत यानी कि ये वाला पार्ट, पुराना मध्य प्रदेश बनाएंगे हम। मुगलों और मराठों से अंग्रेज ईस्ट कंपनियां की विजय शामिल थी। इसमें वो एरिया शामिल किया गया था मध्य भारत में मुगलों और मराठों से, और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय को यहां पर शामिल किया गया था। नर्मदा सागर, नर्मदा क्षेत्र और नागपुर प्रांत को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को ब्रिटिश भारत शासन के औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना हुई। मध्य भारत और उसके बाद यहां बनता है आपका मध्य प्रांत। मध्य भारत हमने वहां पे लिख दिया था, ठीक है। ये आपका मध्य भारत वाला पार्ट है और ये आपका मध्य प्रांत है, सॉरी है। अब प्रश्न क्या आएगा वो सोचिए। सागर नर्मदा क्षेत्र और नागपुर को मिलाकर कब औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना की गई? अब नर्मदा सागर का कौन सा क्षेत्र मैं बताऊंगा आपको, और इसके कौन कौन से जिले यहाँ पर इंक्लूड किए गए वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। बट अभी ये देखिए 2 नवंबर 1861 को इनको शामिल किया गया, औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना होती है। नर्मदा सागर समझते हैं आप, इसमें सागर प्रांत के कुछ जिले और नर्मदा क्षेत्र में, या कहें कि सागर नर्मदा क्षेत्र के कुछ जिलों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाता है जिसको हम मध्य प्रांत के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से जिले निकाले गए थे उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। पार्ट ए, ये था आपका मध्य प्रांत जिसमें बरार मिलाया गया, ठीक है, पूर्वी रियासतों को इंक्लूड किया गया, और तब जाकर ये पार्ट ए बनता है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नाम भी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार है, और ये मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है, या कहें कि पूर्वी क्षेत्रों में मध्य उत्सव मनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश का एक ओरिजिनल नाम है। इसमें ब्रिटिश भारत के सारे सूबे शामिल थे। सूबों का मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश राज सरकार के द्वारा शासित क्षेत्रों को यहां पर रखा गया था। इन राज्यों पर निर्वाचित राज्यपाल और राज्य के विधायकों का शासन था, यानी कि यहां से निर्वाचित विधायिका थी। यहां महिला विधायिका कौन थी, या कहें कि प्रथम महिला विधायिका कौन थी सेंट्रल प्रोविंसेस बरार में, तो वो थी अमृता कौर। नाम जरूर याद रख लीजिएगा, प्रथम महिला अमृता कौर, है ना। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार में, यानी कि मध्य प्रांत की असेंबली की प्रथम महिला थी जिसने विधायिका में शामिल थी, या कहें कि वो उस समय विधायक थी। तो अमृता कौर का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। पार्ट ए राज्य मध्य प्रदेश, यानी कि पहले मध्य प्रांत और बरार शामिल था।
इसमें आप देखेंगे मध्य प्रांत, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बरार, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया, तब जाकर पार्ट ए बनता है और जिसका कैपिटल बनता है नागपुर। अंग्रेजों ने बड़ी सोच समझ और सूझबूझ के साथ नागपुर को ही कैपिटल बनाया, जबलपुर को क्यों नहीं बनाया। भोपाल को भी बना सकते थे, क्योंकि नागपुर को इसलिए कैपिटल बनाया गया, नागपुर पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था। अंग्रेज जानते थे कि अगर नागपुर पर नियंत्रण नहीं रखा गया, वहां पर छावनियां नहीं बनाई गई, तो मराठा जो है वो वापस से अटैक करेंगे और अपना खोया हुआ भूभाग वापस से हड़प लेंगे। इसीलिए नागपुर को कैपिटल बनाए रखा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट ए से आगे चलते हैं। फिर भी आप देखें यहाँ पर ये वाला पार्ट राजपूताना था, ठीक है। 1947 के पूर्व का मध्य प्रदेश, ये संयुक्त राज्य थे, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का यहाँ पर रूल था। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया एजेंसी की सबसे बड़ी छावनी अगर प्रश्न आता है तो आगरा बताएंगे आप लोग, है ना। आगरा सेंट्रल इंडिया एजेंसी की सबसे बड़ी छावनी थी आगरा, और सेकंड जो थी वह इंदौर में थी। इसके बाद देखेंगे आप पूर्वी रियासतों का क्षेत्र। आपको यह भी पता चलेगा कि उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र हमने हस्तांतरित कर दिया था, और वर्तमान में यानी कि उड़ीसा से कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश को दी जाती है हीराकुंड परियोजना से। तो याद रखना है आप मध्य प्रदेश सरकार को, क्योंकि उस समय यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र था जब परियोजना बनाई गई थी, या कहें कि हीराकुंड बांध की नींव रखी गई थी 1947 में। जो भी पैसा लगा था वो यहीं से लगा था। उस पैसे पर काफी समय तक मतभेद होते रहे, और 2000 आते आते मध्य प्रदेश से एक सेपरेट स्टेट बनता है जिसको हम सीजी कहते हैं, छत्तीसगढ़ कहते हैं। भारत का एक नया राज्य बनता है। उड़ीसा आप छत्तीसगढ़ के साथ हो जाता है, और छत्तीसगढ़ को अब उसका या कहें कि पेयजल व्यवस्था या कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है। उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को उसका बेनिफिट मिलता है, बट मध्य प्रदेश को इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी, और जब डिसीजन आए तो ये डिसीजन बताने पड़े कि अब उड़ीसा की जो हीराकुंड परियोजना है, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा याद रखिए, हीराकुंड परियोजना से निकलने वाली बिजली में से 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी। तो अब मध्य प्रदेश सरकार को वर्तमान में यानी कि कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हीराकुंड परियोजना से मिलती है, तो याद रखेंगे आप 5 मेगावाट। आपने परियोजना या कहें कि बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, आप यहां पर हर एक कंटेंट को बहुत अच्छे से नोट कीजिए। 5 मेगावाट। इसके बाद ऐसा नहीं है कि इस समय भंडारा या कहें कि बालाघाट से लगता हो कुछ क्षेत्र जहां पर पेंच परियोजना या अन्य परियोजनाओं का निर्माण नहीं हुआ, उसमें पैसा नहीं दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। तो इसके बाद फिर सेंट्रल प्रोविंसेस बरार से कितने % मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी या कहें कि कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश को दी जाती है, तो नागपुर या कहें नागपुर की ओर से सेंट्रल प्रोविंसेस बरार की ओर से 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दी जाती है आज भी। इसमें हमारी हिस्सेदारी है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रांत और बरार पार्ट ए राज्य थे, और इसी पार्ट ए से 10 मेगावाट कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मध्य प्रदेश के हिस्से में है। मध्य प्रांत में मिलाए गए क्षेत्र में नागपुर क्षेत्र से कौन कौन सा एरिया मिलाया गया था, इसको आप मानचित्र से समझे तो ज्यादा मजा आएगा। समझने के लिए बना लेते हैं। नागपुर क्षेत्र से नागपुर, चांदा हम बनाते चलते हैं, या फिर बाहर लिख लेते हैं इसको। नागपुर क्षेत्र से, चलो यहीं पे समझ लेते हैं इसको। नागपुर क्षेत्र से नागपुर एक, चांदा, भंडारा और छिंदवाड़ा, रायपुर, बस्तर, कुरोदा एंड सिरोंजा छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र मिलाए गए थे। कहाँ से? नागपुर वाले एरिया से।
मध्य प्रांत को जब मिलाया गया तो याद रखना है कि मध्य प्रांत में जो छिंदवाड़ा जो था वह इंक्लूड था, मध्य प्रांत में छिंदवाड़ा इंक्लूड था। और प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का वर्तमान का कौन सा जिला मध्य प्रांत का एक भाग हुआ करता था उस समय, तो छिंदवाड़ा आप आंसर कीजिएगा। इसके साथ ही आप देखें सागर नर्मदा क्षेत्र के कौन कौन से जिले शामिल किए गए। सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद क्षेत्र शामिल किया गया था। इसको कहते हैं सागर नर्मदा क्षेत्र। कितने डिस्ट्रिक्ट है? एक 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए, मध्य प्रांत में मिला दिया गया इनको, तब जाकर यहां पर बनता है आपका मध्य प्रांत। यह बना आपका मध्य प्रांत। अब हम बात करते हैं बरार की। बरार जो कि पेशवा रघुजी भोसले तृतीय के राज्य का एक अंग था। मराठा संघ को पराजित करने हेतु अंग्रेजों को सहायता देने के बदले पुरस्कार स्वरूप निजाम को यह दिया गया था। निजाम के हिस्से में यह क्षेत्र आता है। आपने हाल ही में RR मूवी जो बनी है उसको देखा या नहीं देखा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या है कि आपको 1857 या कहें कि इससे क्या होगा कि आपको निजामशाही जो थी उस समय की उसकी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। तो यहां पर संधि होती है। संधि होने में क्या होता है कि जो निजाम थे ये निजाम सपोर्ट करते हैं यहां पर अंग्रेजों को, और अप्पाजी भोसले का जो क्षेत्र था वह देते हैं किसको? अंग्रेजों के हाथ में। उनकी मदद की किसने? निजाम ने। और RR मूवी में भी निजाम के अत्याचारों को बताया गया है।